अगर आपका साइंस का पोर्शन कमज़ोर है तो भी जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हम एनालिसिस करेंगे, हम छोटे छोटे टर्म को बहुत ही बारीकी से समझते हुए चलेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्या पूछा गया है। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए क्या दिया गया है, प्रगामी और अनुदैर्य यानी प्रोग्रेसिव और लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात की जा रही है। बाइलिंगुअल में इसलिए दिया गया है क्योंकि कई टर्म्स ऐसे होते हैं, कई शब्द ऐसे साइंस में होते हैं जो हिंदी में हमें समझ में नहीं आते, तो हम इंग्लिश वर्जन भी उसका देखते चलेंगे, बिल्कुल कोई परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा ऑप्शन दिया है प्रगामी एवं अनुप्रस्थ। तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है अप्रगामी और अनुदैर्य यानी स्टेशनरी और लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात की गई है। साथ में चौथे ऑप्शन में दिया है अप्रगामी और अनुप्रस्थ यानी स्टेशनरी और ट्रांसवर्स वेव की बात की गई है। एक सितार या गिटार आप बजाते होंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा एक छोर से तार और दूसरे छोर से तार क्या होती है, कसी होती है। अगर हम उसे क्या करते हैं, उसे छेड़ते हैं, हम तार को छेड़ते हैं तो हमें क्या सुनाई देती है, तो ध्वनि तरंग सुनाई देती है। तो क्या पूछा गया है आपसे, ध्वनि तरंग किस टाइप की आएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि तरंग क्या होता है। देखिए तरंग जो होता है वो ऊर्जा संचरण का माध्यम होता है। मैं क्या कह रही हूँ, अगर मेरी आवाज़ आपको यहाँ से सुनाई दे रही है, इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ से बोल रही हूँ, मेरी आवाज़ निकल रही है, वो क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है, किसमें, वायु के मीडियम में ट्रैवल कर रही है। याद रखिएगा वायु के कण विस्थापित नहीं होते हैं। मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि माध्यम के कण विस्थापित नहीं होते हैं बल्कि एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। माध्यम के कण ट्रांसफ़र नहीं होते, क्या ट्रांसफ़र होती है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। और तरंग क्या है, तरंग एक टाइप का डिस्टर्बेंस है। अभी ऐसे वायु बह रही है, अब मैंने यहाँ से बोला तो क्या होगा, तो ये वायु निकलेगी, उन कणों को क्या करेगी, एनर्जी पास करते जाएगी, वो कण एक दूसरे कण को पास करते जाएंगे, ऐसे क्या होते चलेगी, तो तरंग का प्रवाह हम लोगों को देखने को मिलता है। अगर हम तरंग के क्लासिफिकेशन की बात करें तो देख लेते हैं तरंग का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। अगर हम वेव्स की बात करें तो वेव्स आपको दो तरीके से वर्गीकृत होते हुए नजर आएंगे। कैसे वर्गीकृत होते नजर आएंगे, पहला तो हम बात कर लेते हैं माध्यम की, माध्यम यानी मीडियम की। कुछ तरंग ऐसे होते हैं जिन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है और कुछ तरंग ऐसे होते हैं जिन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कौन से तरंग है जिन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है वो देख लेते हैं। वो तरंग जिन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम मतलब क्या हुआ, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनकी आवश्यकता होती है जो निर्वात में संचरित नहीं हो सकते हैं, उन तरंगों को क्या कहा जाता है, तो यांत्रिक तरंग कहा जाता है, जो माध्यम के अनुसार ही क्या होती है, तो प्रवाहित होती है। यांत्रिक तरंग यानी क्या हुआ, तो मैकेनिकल वेव कहा जाता है। वही हम बात करें दूसरे टाइप की तरंग की, तो वो कौन से तरंग होते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। ठीक है, अगर हम यांत्रिक तरंग की बात करें तो इसे क्या होती है, मीडियम की ज़रूरत होती है। वहीं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करें तो उसमें क्या होती है, उसमें हमें माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यांत्रिक तरंगों को फिर से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं किनमें किनमें, तो एक होता है अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा होता है अनुदैर्घ्य तरंग। इसी की बात की जा रही थी, यही पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न में कि जो सितार में जो साउंड वेव निकला है, ध्वनि तरंग निकली है, वो किस टाइप की है, वो अनुप्रस्थ टाइप की है या वो अनुदैर्घ्य टाइप की है। अनुप्रस्थ तरंग को क्या कहा जाता है, तो ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। वही अनुदैर्घ्य तरंग को क्या कहा जाता है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा जाता है। याद रखिएगा इन दोनों तरंगों को माध्यम की जरूरत होगी। अनुप्रस्थ तरंग केवल दृढ़ माध्यम में ही संचरित हो सकते हैं, बल्कि अनुदैर्घ्य तरंग की बात करें तो ये सभी माध्यम में संचरित हो सकते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों की बात करें तो अगर कण की दिशा, अगर वातावरण में जो कण मौजूद है, माध्यम के जो कण मौजूद है, उसके जो तरंग जाएगी वो होगी क्या, परपेंडिकुलर, यानी आपको कैसे देखने को मिलेगी, वो आपको लंबवत दिशा में देखने को मिलेगी। मतलब इस डायरेक्शन में यदि माध्यम के कण फ्लो करेंगे तो आपको तरंग की फ्लो किस डायरेक्शन दिखाई देगी, या तो ऊपर के डायरेक्शन में या तो नीचे के डायरेक्शन में। अभी हम इसकी बात विस्तार से कर लेंगे। वहीं अनुदैर्घ्य तरंग की बात करेंगे तो आप
आपको माध्यम के कण के ये पैरेलल दिखाई देता है, यानी माध्यम के तरंग अगर इस तरफ फ्लो कर रहे हैं तो आपको तरंग का फ्लो क्या दिखाई देगा, या तो इस तरफ दिखाई देगा या इसके विपरीत दिशा में, या तो आपको इसी के डायरेक्शन में दिखाई देगा। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको ये समानांतर दिखाई दे रहा है। तो अनुदैर्ध्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में आपको क्या दिखाई देते हैं, तो माध्यम के समानांतर दिखाई देंगे, जबकि अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है, तो आपको वेव्स कैसे दिखाई देंगे, पैरेलल दिखाई देंगे। एक रस्सी आप लेते हैं, उसे आप ऐसे करके क्या करते हैं, उछालते हैं, तो आपको कैसा दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। माध्यम के कण ऐसे जा रहे हैं लेकिन रस्सी का मूवमेंट कैसा कैसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, तो वो आपको कैसे दिखाई देंगे, तो लंबवत दिखाई देंगे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। दूसरी बात हुई, ये तो बात हुई माध्यम के आधार पर। यदि हम ऊर्जा संचरण के आधार पर बात करें, किसकी बात की जा रही है, तो ऊर्जा संचरण के आधार पर इसे फिर दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से वेव्स होते हैं, तो एक होता है प्रगामी तरंग और दूसरा कौन सा होता है, तो अप्रगामी तरंग होता है। प्रगामी तरंग को क्या कहा जाता है, प्रगामी तरंग को प्रोग्रेसिव वेव कहा जाता है, वहीं अप्रगामी तरंग को क्या कहा जाता है, तो स्टैंडिंग वेव कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए, प्रगामी और अप्रगामी तरंग में डिफरेंस क्या है, इसमें ऊर्जा संचरित होती नजर आती है लेकिन अप्रगामी तरंग में ऊर्जा संचरित नहीं होती है। इसकी बात भी हम कर लेंगे, कैसी ऊर्जा संचरित होती है और कैसी ऊर्जा संचरित नहीं होती है। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा था कि एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंग आपको उत्पन्न होती दिखाई देगी। देखिए, ध्वनि तरंग जो होती है वो क्या होती है, अनुदैर्घ्य होती है, लेकिन यहाँ पे बात की क्या की जा रही है, किसकी की जा रही है, तो सितार की बात की जा रही है। सितार में दो डोरियां, एक डोरी है जो दो किनारों से क्या है, तो अच्छे से कसी हुई है, उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। देखिए, आपको जो डोरी में दिखाई देगा, जो दोनों ओर से कसी हुई रहेगी, अगर हम डोरी की बात करें, हम सिर्फ डोरी की बात करें, तो आप ऐसे डोरी को उछालेंगे तो आपको उसमें कौन सी तरंग दिखाई देगी, तो आपको अनुप्रस्थ तरंग देखने को मिलेगी। अनुप्रस्थ तरंग मतलब मामला क्या हुआ, आपको ऐसा दिखाई देगा, ये जिसमें आपको क्या दिखाई देंगे, श्रृंग और गर्त बनते हुए दिखाई देंगे। ये हो जाते हैं श्रृंग और ये क्या हो जाते हैं, गर्त। तो आपको एक डोरी को ऐसे उछालने में क्या दिखाई देंगे, तो आपको क्या दिखाई देगा, तो अनुप्रस्थ तरंग दिखाई देगा। तो एक मामला तो क्लियर हो जाता है कि सितार में कौन सा होता है, अनुप्रस्थ टाइप का तरंग होता है, यानी ट्रांसवर्स वेव आपको देखने को मिलेगा। दूसरा टर्म आपको पूछ रहा है कि यहाँ पे आपको स्टेशनरी वेव देखने को मिलेगा या प्रोग्रेसिव वेव देखने को मिलेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया, अगर डोरी है तो आपको पक्का से क्या दिखाई देगा, तो आपको ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंग देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरा प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि आपको स्टेशनरी देखने को मिलेगा या प्रोग्रेसिव देखने को मिलेगा। तो देखिए, हमेशा जब आप डोरी, किसी दोनों तरफ से कसी डोरी की बात करते हैं, तो आपको हमेशा वहाँ पे स्टेशनरी वेव देखने को मिलता है, यानी स्टैंडिंग वेव देखने को मिलता है। अब स्टैंडिंग वेव का मतलब क्या हुआ, देखिए, स्टैंडिंग वेव वो होता है, जैसे हमने एक डोरी की बात की है, एक छोर से पकड़ने की बात की है, अब हम क्या बात कर रहे हैं, एक डोरी को हम दोनों छोर से पकड़ के हिलाते हैं, तो आपको कैसे दिखाई देगा, एक तो ऐसा दिखाई देगा और दूसरे छोर से जो हिला रहे हैं तो आपको कैसा दिखाई देगा, तो आपको ऐसा दिखाई देगा। तो ये जो दिखाई देगा वही क्या है, तो स्टैंडिंग वेव्स होते हैं। स्टैंडिंग वेव्स में क्या होता है, माध्यम समान होता है, आवृत्ति समान होता है। क्या कह रही हूँ मैं, आपका माध्यम समान होता है, आवृत्ति समान होता है, लेकिन क्या होता है, ऊर्जा का संचरण नहीं होता है। जैसे ही आप तार को बजाएंगे या गिटार को बजाएंगे, जैसे ही आप गिटार को बजाएंगे, आपको वो ऐसे ऐसे कंपन करती हुई दिखाई देगी, यानी अचानक से आपको कैसा संरचना दिखाई देगा, तो ऐसा संरचना आपको दिखाई देगा, ऐसी वाइब्रेट करती आपको क्या दिखाई देगी, तो तरंग आपको देखने को मिलेगी। यानी पहली तरंग दूसरी तरंग को क्या करती है, कैंसल आउट कर देती है। तो याद रखिएगा, जब भी डोरी की बात की जाएगी तो वहाँ पे हमेशा ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंग बनेगा, और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, स्टैंडिंग वेव्स यानी क्या बनेगा, तो अप्रगामी तरंग आपको देखने को मिलेगा। अप्रगामी तरंग की बात करें तो ऊपर वाले को क्या कहा जाता है, एंटी नोड कहा जाता है, और जहाँ पे ये कैंसल आउट कर रही है वहाँ पे इसे क्या कहा जाता है, नोड्स होता है। तो
तो हमेशा अप्रगामी तरंग में आपको एंटी नोड्स और नोड्स देखने को मिलते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे थे, हम सितार की बात कर रहे थे। तो आपको कैसे वेव्स देखने को मिलेंगे, तो आपको अप्रगामी तरंग मिलेंगे और अनुप्रस्थ तरंग देखने को मिलेंगे, यानी इसका डी ऑप्शन सही हो जाता है। तो इतना मामला आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 आपको देखिए यहाँ पे पूरा आंसर लिखा मिलेगा। आपको क्या करना है, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या तो आपको ये PDF टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि दो एक जैसे बल्ब, क्या बात की जा रही है, दो एक जैसे बल्ब की बात की जा रही है, को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। आपको ये पूछा जा रहा है कि दो बल्ब आपको दिए हैं, आप उन्हें किस प्रकार जोड़े कि आपको ज़्यादा रोशनी देखने को मिले। ऑप्शन क्या दिए हैं, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ें, दोनों को समांतर क्रम में जोड़ें, और ऑप्शन क्या दिया है, पहले केस में आपको अधिक रोशनी देखने की मिलेगी, यानी श्रेणी क्रम में आपको जोड़ेंगे तो अधिक रोशनी मिलेगी। सेकंड में ऑप्शन दिया है आपको कि अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो अधिक रोशनी देखने को मिलेगी। तीसरे में बोल रहा है कि चाहे श्रेणी क्रम में जोड़ दिए चाहे हम समांतर क्रम में जोड़ दें, आपको रोशनी बराबर देखने को मिलेगी। और चौथा ऑप्शन आपको कह रहा है कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता, चाहे आप श्रेणी क्रम में जोड़िए चाहे समांतर क्रम में जोड़िए, हमें नहीं पता कि ये कैसी रोशनी देने वाली है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देख लीजिए, दो बल्ब को आपको जोड़ना है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, दो बल्बों को आपको जोड़ना है। अगर हम सामान्य जीवन से एग्जाम्पल लें, देखिए अगर आप मोबाइल ज़्यादा चलाते हैं तो आपकी पढ़ाई कम होगी, और आप यदि मोबाइल कम चलाते हैं तो आपकी पढ़ाई ज़्यादा होगी। सिमिलर ये है कि किसी में भी अगर प्रतिरोध ज़्यादा है तो क्या होगा, धारा, विद्युत धारा का प्रवाह कम होगा। मैं क्या कह रही, सेम एग्जाम्पल है, प्रतिरोध अगर क्या होगा, ज़्यादा होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह कम होगा, और यदि प्रतिरोध कम होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह ज़्यादा होगा। ये कौन सा लॉ बोलता है, तो ओम्स लॉ के बारे में आप सुने होंगे। V प्रोपोर्शनल टू I हो जाता है, V इक्वल्स टू IR हो जाता है, मतलब I इक्वल्स टू क्या हुआ, V अपॉन R हुआ। मतलब इसका मामला ये है कि I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, तो प्रतिरोध के। यहाँ पे I जो है वो विद्युत धारा है, करंट है, और R जो है वो क्या है, प्रतिरोध है। मामला यहाँ तक क्लियर होना चाहिए कि अगर प्रतिरोध ज़्यादा है तो विद्युत का प्रवाह कम होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब अगर हम बात करें कि दो बल्बों को, दो समान बल्ब की बात कर रहे हैं, यदि हम एक बल्ब की बात करें, अगर हम इसे श्रेणी क्रम में जोड़ दें, ठीक है, दो बल्बों की बात की जा रही है, दोनों में कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, ठीक है। यहाँ से कोई भी हम लोड लगा देते हैं, ठीक है, ये R1 हो गया और ये R2 हो गया है। अब आपसे ये कह रहा है कि दोनों बल्ब समान हैं, मतलब दोनों में प्रतिरोध समान होगा। अगर प्रतिरोध की बात करें तो हम यहाँ भी 1 ओम लिख देते हैं और यहाँ भी 1 ओम लिख देते हैं, बराबर है। ये किस क्रम में जुड़ा है, तो श्रेणी क्रम में जुड़ा है। वहीं अगर हम समांतर क्रम की बात करें तो समांतर क्रम में मामला कैसा हो जाएगा, तो मामला हो जाएगा कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2, दोनों का प्रतिरोध समान है तो 1 ओम कर देते हैं, ठीक है। ये किस में जुड़ा है, तो श्रेणी क्रम में जुड़ा है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको एक क्या दिखाई दे रही है, श्रेणी दिखाई दे रही है, और इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये समांतर क्रम में दिखाई दे रही है। याद रखिएगा कि जब भी श्रेणी क्रम की बात की जाती है तो इसमें क्या होता है, विभव बट जाता है, विभव क्या हो जाता है, बट जाता है, लेकिन करंट सेम रहता है। वहीं हम अगर पैरेलल की बात करें यानी समांतर क्रम की बात करें तो विभव क्या रहता है, दोनों में समान रहता है। मतलब R1 की बात करें चाहे R2 की बात करें, विभव क्या रहेगा, V ही रहेगा। लेकिन श्रेणी क्रम में क्या हो जाता है, तो विभव क्या होता है यानी वोल्टेज क्या होता है, तो बट जाता है। अगर हम किसकी बात करें, प्रतिरोध की बात करें, तो श्रेणी क्रम में फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 वाला मामला होता है। वहीं हम समांतर क्रम की बात करें तो 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाता है, ये वाला मामला हो जाता है। अगर दोनों का दिया है कि 1 और 1 हमने माना है, इसमें भी हम 1 और 1 माने हैं, तो R इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 1 प्लस 1 हो जाता है।
और यहाँ पे अगर बात करें तो 1/r इक्वल्स टू 1/1 प्लस 1/1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम प्रतिरोध की बात करें तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, ये किसकी बात की जा रही है, श्रेणी क्रम की बात की जा रही है। वहीं हम समांतर क्रम की बात करें तो क्या हो जाएगा, क्या लिखा था हमने, 1/r इक्वल्स टू 1/1 प्लस 1/1 की बात की थी। R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, मतलब 0.5 ओम हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। अब आप ही बताइए कि किसमें प्रतिरोध ज़्यादा है। प्रतिरोध ज़्यादा है श्रेणी क्रम में। हमने क्या बात की है, यदि प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो विद्युत धारा क्या होगी, कम होगी, और प्रतिरोध कम होगा तो विद्युत धारा क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जाहिर सी बात है प्रतिरोध किसमें कम होगा, तो समांतर क्रम में प्रतिरोध कम होगा, यानी विद्युत धारा यहाँ पर ज़्यादा होगी। अब करंट का फ्लो ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आपको रोशनी भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो आपको कौन से क्रम में जोड़ने से मामला सही रहेगा, तो आपको यदि दोनों पैरेलल में अगर कनेक्टेड हैं तो आपको ज़्यादा रोशनी देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन 2 सही है। तो आपको बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि समांतर क्रम में आपको रोशनी ज़्यादा देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो पूछा गया है। ये पीछे के शब्दों पर बहुत गौर से देखना है, क्योंकि जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं तो हम एक्सट्रीम प्रेशर में रहते हैं। उस समय हम ये शब्दों को क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं और आंसर गलत लगा के आ जाते हैं। और इसमें सही कथन भी दिया हुआ होता है, तो हम क्या करते हैं, सही वाला कथन टिक करके आ जाते हैं। तो क्या कह रहा है, कथन ए आपसे कह रहा है कि ह्यूमन ईयर बिकम मोस्ट सेंसिटिव एट 1000 हर्ट्ज। मनुष्य का कान जो होता है वो 1000 हर्ट्ज पर सबसे ज्यादा सुग्राही होता है, ये पूछ रहा है। कथन 2 कह रहा है कि मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। कथन 3 कह रहा है कि सुनने की दृढ़ता जो होती है वो 1/10 सेकेंड होती है, यानी 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा होती है। और कथन 4 कह रहा है कि दृष्टि की दृढ़ता 1 सेकेंड का 16वां हिस्सा होती है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, तो कौन सा सही नहीं है वो पूछ रहा है। तो देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। अगर हम बात करें स्पेक्ट्रम की, किसकी, विजुअल लाइट के स्पेक्ट्रम की बात करें तो आपको कैसे दिखाई देगा। सबसे पहले बैजानी हप्पी नाला का नाम सुना होगा, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये हमारा स्पेक्ट्रम होता है। बैंगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है, लैम्डा से दिखाते हैं तरंग दैर्घ्य को, तो बैंगनी का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है। वहीं लाल का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो लाल इसलिए क्या होता है, खतरे का निशान होता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। अब देखिए, जो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा यानी तरंग दैर्घ्य के बीच में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। व्युत्क्रमानुपाती संबंध का मतलब क्या हुआ, वही बात हुई, अगर लैम्डा ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, यानी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और यदि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो तरंग दैर्घ्य कम होगा। ये बातें होती है। ठीक है, तो बैंगनी का क्या होता है, तो तरंग दैर्घ्य कम होता है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। और वहीं लाल रंग का क्या होता है, तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है तो फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे कम देखने को मिलेगी। बीच में क्या पड़ता है, तो पड़ता है हरा। यहाँ देखिए 3 इधर और 3 इधर, और सबसे ज़्यादा जो हमारी आंखें सुग्राही होती है वो हरे रंग की होती है, क्योंकि ना तो इसका तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक होता है और ना ही इसका तरंग दैर्घ्य बहुत कम होता है। हमारे आसपास हरियाली होती है इसलिए हम इग्नोर करते चलते हैं, लेकिन हरा रंग हमें क्या देता है, सुकून देता है, इसलिए हम क्या करते हैं, हरियाली देखना पसंद करते हैं। अगर चारों ओर रेड लाइट जल रही हो तो आपको इरिटेशन महसूस होगी। यही इरिटेशन किस लिए हो रही है, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य
कार्य बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारी आँखों के लिए सबसे सुटेबल रंग कौन सा होता है, तो वो हरा रंग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन किस में कहा था कि लाल रंग होता है, तो ऑप्शन बी में कहा गया था कि लाल रंग सबसे अधिक सुग्राही होता है। तो कौन सा आंसर आपका गलत हो जाता है, तो बी जो ऑप्शन हो जाता है वो गलत हो जाता है। पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे ज़्यादा सुग्राही होता है। हमारी जो कान है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड अच्छे से सुन सकते हैं, और सबसे ज़्यादा जो सुग्राही होता है वो 1000 हर्ट्ज होता है। ये आप ध्यान रख लीजिएगा। तो ऑप्शन ए जो होता है वो सही हो जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, मतलब ये ऑप्शन आपको पता चल चुका है कि बी ऑप्शन गलत है, तो इसका आंसर बी है। हम बात दूसरे ऑप्शंस की कर रहे हैं कि दूसरे ऑप्शंस में क्या लिखा है और वो सही क्यों है। वहीं दिया है सी ऑप्शन में दिया है सुनने की दृढ़ता 1/10 यानी 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा होता है। देखिए मैं यहाँ कुछ बोल रही हूँ, अगर वो परावर्तित होकर वापस आ रहा है, अगर वो 1/10 यानी 0.1 सेकेंड से पहले टकराकर वापस आ जा रहा है, तो ये मामला होगा कि साउंड जो है वो ओवरलैप हो जाएंगे। ओवरलैप की कंडीशन ना हो, इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मेरी जो साउंड जा रही है और जो साउंड लौट कर वापस आ रही है उसके बीच में कितना डिफरेंस होता है, सुटेबल डिफरेंस क्या होता है, तो 1/10 सेकेंड यानी 0.1 सेकेंड का गैप होना चाहिए। वैसे ही हमारी आंखें जो होती है वो कितने सेकेंड्स के लिए सुग्राही हो जाती है, तो 1/16 सेकेंड के लिए जो हमारी रेटिना होती है वो 1/16 सेकेंड के लिए सुटेबल हो जाती है। तो ये दोनों ऑप्शन भी आपके सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाता है, बी जो ऑप्शन है वो गलत है और सही उत्तर भी है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि कौन सा तत्व सरसों के तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। अब सरसों में सरसों का तेल बहुत ज़्यादा हो, उसमें ऐसा क्या होना चाहिए कि उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए, तो कौन होता है, तो याद रखिएगा कि सल्फर का कंटेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, तो सरसों की तेल की मात्रा होगी। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाता है। ये उल्टा ऑप्शन लिख दिया गया है, ये ऊपर होना चाहिए, ये नीचे होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन बी जो होता है वो सही हो जाता है। देख लेते हैं अन्य जो पार्ट है वो क्या करते हैं। तो कैल्शियम जो है वो क्या करता है, तो तनों के अग्रभाग की वृद्धि के लिए और पत्तियों को गिरने से रोकने में सहायक होता है। ये कैल्शियम की बात की जा रही है। वहीं जस्ता की बात करें तो न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन का संश्लेषण जो पौधे करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा योगदान कौन देता है, तो जस्ता देता है। लोहे की बात करें तो पौधे में क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए, क्लोरोफिल क्या है, पत्ती का हरा वर्णक है जो उसे प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। तो लोहा क्या करता है, तो क्लोरोफिल के संश्लेषण में मदद करता है। साथ में न्यूक्लिक अम्ल के उपापचय, उपापचय का क्या मतलब हुआ कि उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन क्या हुआ, उपचयन अपचयन मतलब हुआ कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, और रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन कम होता है। तो दोनों में कौन मदद करता है, तो आप याद रखिएगा कि लोहा मदद करता है। तो इतनी बातें हमने कर ली हैं कि सरसों के पौधे में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन होगा, तो सल्फर होगा। तो इसका ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन क्या है आपके, सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। सेकंड क्या कह रहा है, ऑटोमोबाइल। तीसरा क्या कह रहा है, तेल रिफाइनरी। और चौथा क्या कह रहा है, ताप विद्युत संयंत्र। ये आपसे कहा गया है। याद रखिएगा H2S गैस कैसे बनते हैं, तो याद रखिएगा कि जब कार्बनिक पदार्थों को अवायवीय कंडीशन में, यानी जहाँ पे वायु की उपस्थिति ना हो, ऐसे कंडीशन में जब कार्बनिक पदार्थ माइक्रोबियल में यानी छोटे छोटे भागों में टूटते हैं उस समय रिलीज क्या होता है, तो H2S रिलीज होता है। तो आप याद रखिएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन इस हिसाब से सही लग रहा है, तो ऑप्शन आप ऐसे ही सही ले जाएंगे कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाता है। अगर विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो देखिए H2S का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो सड़े हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ होते हैं। H2S क्या है, तो एक रंगहीन गैस है
है, यानी जिसका कोई कलर नहीं है, जिसमें सड़ते हुए अंडे की गंध होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड, इस यही बात की है मैंने कि अक्सर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के माइक्रोबियल में टूटने से उत्पन्न होता है। जैसे आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, तो दलदल और सीवर में यहाँ पे गंदी सी बदबू आती है। वो कौन सी गंदी सी बदबू है, तो H2S गैस की बदबू है। तो क्या याद रखना है आपको, तो सड़ते हुए वनस्पति और पशु पदार्थ से H2S गैस प्राप्त होती है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लिवर पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब हमें चक्कर आता है तो हम क्या करते हैं, ग्लूकोज का पानी पीते हैं, मतलब शरीर में ग्लूकोज कम हो गया है। जब हम उपवास रहते हैं तो क्या होता है, हमारे यकृत में यानी हमारे लिवर में क्या होता है, तो ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। तो इसका ऑप्शन में आप देखेंगे तो पहला ही ऑप्शन लिखा हुआ है क्या, तो लिवर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है। तो ऑप्शन ए ही आपका सही हो जाता है। देखिए, जो यकृत है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये क्या काम करती है, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करती है और उसे संचित करके रखती है। अब जब हम क्या करते हैं, खाली पेट रहते हैं, तो वो ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यकृत में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी आधार पे आपका क्या हो जाता है, ये उत्तर सही हो जाता है। देख लीजिए, ये जो है पाचन तंत्र का ये जो हिस्सा है वो लिवर है, और यहाँ पे आपको पित्ताशय दिखाई देगा जो यकृत द्वारा संश्लेषित पित्त रस को संग्रहित करता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाता है कि लिवर में ग्लूकोज का स्तर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को क्या कहा जाता है। देखिए, टसर रेशम क्या होता है, टसर रेशम टसर कीट द्वारा उत्पादित किया जाता है। वहीं मूंगा रेशम मूंगा कीटों द्वारा उत्पादित किया जाता है। अहिंसा रेशम किसे कहा जाता है, जहां कीटों को बिना मारे रेशम प्राप्त किया जाता है, उसे अहिंसा रेशम कहा जाता है। और झारखंड में ये बहुत टाइम तक प्रचलित रहा था कि ये रेशम पाया जाता है। मूंगा रेशम के मामले में जो विश्व का अग्रणी देश है वो भारत ही है। वहीं गोसामर रेशम की बात करें तो ये मकड़ियों द्वारा उत्पन्न रेशम होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं और देखिए, ये जो रेशम कौन सा है, तो गोसामर रेशम है। वहीं हम बात करें तो आपको टसर रेशम ऐसे देखने को मिलेगा। वहीं हम बात करें मूंगा रेशम की, जिसकी साड़ियाँ भी बनती है, तो वो ये है। और अहिंसा रेशम की बात करें तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व। देखिए, जब भी हमें खांसी होता है, जुकाम होता है, तो घरेलू उपचार के तौर पर क्या किया जाता है, तो तुलसी के पत्ते खिलाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी मेथड में हमको खिलाया जाए, लेकिन इसका औषधीय महत्व स्थापित है। तो ये पूछा जा रहा है आपसे कि तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है। ऑप्शन ए आपका कह रहा है कि अकार्बनिक अम्ल तो बिल्कुल नहीं मिलता, बी जो होता है कार्बनिक अम्ल दिया है तो बिल्कुल नहीं है, सी जो दिया है फिनॉल और फ्लेवोनॉइड्स जो होता है वो किस में पाया जाता है, तुलसी में पाया जाता है, जिसके कारण ही इसका औषधीय महत्व हमें देखने को मिलता है। अगर हम इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो ऑसिमम सैंक्टम देखने को मिलेगा इसका वैज्ञानिक नाम, और इसी के कारण क्या होता है, फिनॉल एवं फ्लेवोनॉइड्स के कारण इसमें औषधीय महत्व देखने को मिलता है। कुछ चीज़ें जो होती है वो ध्यान रखनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि तुलसी में क्या पाया जाता है, तो फिनॉल और फ्लेवोनॉइड्स पाया जाता है। ये एक प्रकार का द्विबीजपत्री शाकीय पौधा है, ठीक है, जिसका उपयोग सर्दी जुकाम खांसी दंत रोग और श्वास से संबंधित रोगों के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं आज के आखिरी प्रश्न की, प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है, ये पूछा जा रहा है। एमिनो अम्ल मतलब क्या हुआ, ये हो जाता है एमिनो अम्ल का मामला जिसमें आपको एमाइन ग्रुप, यानी ये रहा एमाइन ग्रुप, और साथ में आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखने को मिलेगा।
तो ये दोनों ग्रुप आपको देखने को मिलते हैं किसमें, एमिनो अम्ल में देखने को मिलते हैं। आपसे पूछा है कि इसमें सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो अगर हम बनाना की बात करें यानी केला की बात करें तो बनाना में आपको क्या मिल जाता है, तो आपको B6 और विटामिन सी मिलता है, साथ में आपको फाइबर मिलता है और साथ में आपको मैग्नीज मिलता है। तो ये आपको इन स्रोतों के कारण लाभ पहुंचाता है। वही हम बात करें किसकी, पल्स की, तो आपको दाल से क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, तो ये आपको पता होगा। फिश की बात करें तो आपको क्या मिल जाता है, तो B2 विटामिन मिलता है, विटामिन डी प्राप्त होता है, साथ में यहाँ से आपको प्रोटीन भी बहुत प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। बचा कौन सा, तो अंडा जो है वो इसका सही उत्तर हो जाता है कि सर्वोत्तम जो एमिनो एसिड का सोर्स क्या होगा, तो क्या